Good morning, students. Onwards, today we will start chapter number 3, atoms and molecules. So, in previous chapters, both chapter number 1 and chapter number 2, we have studied about matter or the characteristics of the particles of matter. अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करें तो मैटर कैन बी डिविजिबल इनटू द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड पार्टिकल. ठीक है. नाउ व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? एक्चुअली जब इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कवरी की गई हैं तो बहुत टाइम बाद इंडियन फिलोसोफर थे, ठीक है, उन महर्षि कन्नड़, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि दीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दीज आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर. किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हैं? एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसे हिंदी में परमाणु कहते हैं. ठीक है. तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को ही हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से स्टडी करना है. तो ये एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है? जब भी कोई एलिमेंट्स हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से केमिकल रिएक्शंस होती हैं. ये केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती हैं, इसके कुछ लॉ हैं. वो लॉ हमने सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करने हैं. तो सबसे पहला लॉ है, यहाँ पर लिखने के लिए मैं आपको बताऊँगी, वहाँ से आप लिख लेंगे. तो सबसे पहला लॉ है, जो सबसे पहली मेन हेडिंग है वो ये है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. कि जब भी कोई चीज़ मिक्स हो रही है, कोई भी हम मिक्स कर रहे हैं, तो उसको लॉ उसका क्या मेथड है, किस तरीके से हम उसे मिलाते हैं, किस लॉज को वो फॉलो करते हैं, जो भी एलिमेंट्स हम मिलाना चाह रहे हैं. तो इसका सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, वो भी आपको लिखने के लिए बताएंगे. तो इसमें देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को आप बेसिकली समझ सकते हैं वेट से. ठीक है, हालांकि आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि मास एंड वेट डिफरेंट होते हैं, बट मास को हम बेसिकली समझ सकते हैं किसी का वज़न कितना होता है. कंजर्वेशन का मतलब होता है बचे रहना, यानी उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी. अब ये सेम किस तरीके से रहती है? तो देखिए, आप बेसिकली समझिए कि अगर आपने किसी शॉप पे गए हैं, आपने वहाँ से 2 किलोग्राम आलू ले रखे हैं, पोटैटोज़ ले रखे हैं, ठीक है, और आपने 4 किलोग्राम टोमेटो ले लिए. तो जब आप दोनों को एक साथ वेट करेंगे तो आपके पास टोटल वेट कितना होना चाहिए? 6 किलोग्राम. यही सेम चीज़ होती है केमिकल रिएक्शन में. जब भी हम किन्हीं दो एलिमेंट्स को मिला रहे हैं तो, या फिर हम कंपाउंड्स को मिला रहे हैं, तो जो टोटल आंसर होगा वो उन दोनों का मास का सम होता है, एडिशन होता है. ठीक है, मान लीजिए मैं मिलाना चाह रही हूँ, जैसे वाटर की रिएक्शन, सबसे आसान रिएक्शन है H2 प्लस O2 H2O. ठीक है, ये सबसे कॉमन रिएक्शन है. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे बनता है वाटर. वाटर का फॉर्मूला है H2O. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन मिला रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 16 ग्राम ऑक्सीजन मिला रही हूँ, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेट आएगा वो वेट कितना होगा? 20 ग्राम होगा. ठीक है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 20 ग्राम होगा. कहने का मतलब ये है, जितना हम शुरुआत में ऐड करेंगे उतना ही हमारा आंसर लास्ट में आता है. इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कहीं भी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास का लॉस नहीं होगा, उसका वेट लॉस नहीं होगा. एक्यूरेट जितना हमने ऐड किया है उतना ही हमें लास्ट में आंसर में मिलता है. ये पहला लॉ है. नेक्स्ट है, इसमें सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये लॉ नंबर 2 है. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जो बिल्कुल वाटर वाला ही है एग्जाम्पल. ठीक है, तो वाटर वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे, देखिए जैसे वाटर है, जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मैच होने का, वो रेशियो हमेशा कितना है? 1:8. ठीक है, यानी अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलाएंगे तो हमें ऑक्सीजन हमेशा 8 ग्राम मिलानी ही पड़ेगी.
तो अब इस रेशियो को समझिए कि किस तरीके से रिएक्शन काम करती है। हमने ये याद कर लिया कि H2O में क्या है, रेशियो है 1:8, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 1 ग्राम हाइड्रोजन ले आए और हमने क्या करा, यहाँ पे 10 ग्राम ऑक्सीजन ले आए। तो होगा क्या, यहाँ जो हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का 1 ग्राम केवल, क्योंकि रेशियो कितना है 1:8, हर कंपाउंड का रेशियो फिक्स होता है, ठीक है। यही इसका सेकेंड लॉ है कि ये हमेशा फिक्स रहेगा, प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहता है। तो अगर 1 ग्राम यहाँ पर है तो हम यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन का 1 ग्राम केवल 8 ग्राम के साथ ही मिक्स होगा, क्योंकि यही हमारा रेशियो है। बाकी जो 2 ग्राम बच जाएगा वो ऑक्सीजन ऐसे ही रह जाएगी, वो मिक्स नहीं होगी। ये 2 ग्राम मिक्स नहीं होगी, केवल 8 ग्राम ही होगा, चाहे हम यहाँ कितना भी ले लें, ठीक है। अगर हम इस रेशियो को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान लीजिए मैंने 2 ग्राम हाइड्रोजन ऐड करी है और ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर ले ली है 20 ग्राम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेशियो 1:8, 1 ग्राम के साथ जुड़ गए 8, ठीक है। फिर बचा 1 और ग्राम, ठीक है। 1 + 1 2 हो गया यहाँ पे, तो 1 के साथ जुड़ गया 8 ग्राम, 1 के साथ जुड़ गया और 8 ग्राम, तो कितने हो गए टोटल 16 ग्राम जुड़ेंगे। इसके बाद 16 ग्राम जुड़ने के बाद 4 ग्राम 20 - 16, 4 ग्राम फिर भी बच जाएगा। ये 4 ग्राम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। जितना चलता है रेशियो उसी हिसाब से केमिकल कंपोजिशन रहेगा किसी भी कंपाउंड के लिए, ठीक है। ये बदलता नहीं है। तो यही हमारा यहाँ पे सेकंड लॉ है, ठीक है। तो जब ये लॉ दिया गया था तो इस लॉ के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो हो रही थी इन लॉ को एक्सप्लेन कैसे किया जाए। हम कैसे कह रहे हैं कि इसका इतना ग्राम मास है, इतना इसका रेशियो है, आखिर ये सारी चीज़ें हम कैसे कह रहे हैं। तो उन्होंने उस समय जॉन डाल्टन थे, उन्होंने जहाँ पे दे रखा है जॉन डाल्टन थे जो कि ब्रिटिश केमिस्ट थे। तो उन्होंने एटम के बारे में वहाँ सबसे पहले बताया था कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दी थी, अपनी एक थ्योरी दी थी जो केमिकल कॉम्बिनेशन, हमने जो दोनों लॉ अभी डिस्कस किए वो केमिकल कॉम्बिनेशन के ही थे, लेकिन वो तो लॉ है, लॉ चेंज नहीं है। तो उस लॉ को सपोर्ट करने के लिए कि हम कैसे कह रहे हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो उन्होंने क्या की थी, कोई थ्योरीज, अपनी थ्योरी दी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये है नंबर 1 पोस्टुलेट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिसे हम एटम कहते हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, उस एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम को और पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, सबसे छोटी यूनिट केवल एटम है। एटम ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना तो बनाई जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है। तो ये सपोर्ट कर रहा है हमारा फर्स्ट लॉ, क्योंकि ना तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ना हटा सकते, ना बना सकते, जितना मास था उतना ही लास्ट में आंसर रहता है। थर्ड लॉ देखिए, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये हमारा कहीं ना कहीं सेकेंड लॉ को भी सपोर्ट करता है कि जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट होगा, अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के जितने एटम होंगे सारे के सारे एक जैसे होंगे, कार्बन के जितने एटम होंगे सारे के सारे एक जैसे होंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। 4 नंबर, इसका मतलब यह है कि कार्बन के एटम अलग होंगे और नाइट्रोजन के एटम अलग होंगे, ऑक्सीजन के एटम अलग होंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे कार्बन के जितने भी एटम हैं, ठीक है, ये सारे आपस में तो एक जैसे होंगे, लेकिन ये नाइट्रोजन से अलग होंगे। उसी तरीके से नाइट्रोजन के भी अलग होंगे ऑक्सीजन से। हर एलिमेंट के एटम एक दूसरे से अलग रहते हैं, लेकिन आपस में वो एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 5th नंबर का, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर्स टू फॉर्म
कंपाउंड। तो एटम्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे नंबर्स में, होल नंबर्स में जुड़ते हैं ताकि वो एक फुल कंपाउंड बना सके। ठीक है, तो अगर मैं केवल एलिमेंट की बात करती हूँ तो मैं किसी एक ही एलिमेंट की बात कर रही हूँ, जैसे मैं केवल नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ, मैं केवल हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, मैं केवल ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। और जब मैं कंपाउंड कहती हूँ तो कंपाउंड होता है दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, तो ये कंपाउंड हो गया। और अगर मैं केवल हाइड्रोजन कह रही हूँ और केवल ऑक्सीजन कह रही हूँ तो ये एलिमेंट हो गया। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये पूरी तरीके से सेकंड लॉ को अप्रूव करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एटम्स हैं उसमें जो नंबर रहेगा वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, हमेशा एक जैसा ही रेशियो रहता है। ठीक है, तो आपने आज की डेट में सबसे पहले आपने लिखना है एटम्स, और उन सब की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने लिखना है। चैप्टर के लास्ट में यहाँ आपको समरी दे रखी है, तो यहाँ समरी से ही हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे, किस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में आपने लिखनी है एटम की डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 ये वाला लिखना है, ये लिखेंगे एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। बस इतना ही लिख लेंगे कि एटम क्या है, एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपने लिखनी है मॉलिक्यूल की, कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। एलिमेंट का भी हो सकता है या फिर कंपाउंड का भी हो सकता है। मैंने अभी दोनों में आपको डिफरेंस बताया कि एलिमेंट किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं। उसके बाद आपने लिखना है, नेक्स्ट हेडिंग आएगी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हेडिंग लिखनी है और इसका लॉ आपने पूरा यही लिखना है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपने लॉ नंबर 2 लिखना है, वो लॉ है, हेडिंग है आपकी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसका आपने लिखना है, इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जो अभी आपको समझाया था कि किस तरीके से मास हमेशा सेम रहता है, अगर कोई हमने ज़्यादा भी ऐड कर दिया तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो जुड़ेगा नहीं, वो ऐसे ही रहता है। तो आपने आज इतना काम कंप्लीट करना है।